ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए आपका पाठ 17 बुढ़िया और बंदरिया का भाग 2 लेके फिर से प्रस्तुत हूँ। देखिए, ये बुढ़िया और बंदरिया सुनने से ही अपने आप में ही डिस्क्राइब कर देता है कि ये पाठ किस संबंध में होगा और क्या था। ठीक है, तो आपको हम भाग 2 पढ़ाने से पहले, जो कि आपका भाषा से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है, इसका पुनरावलोकन पहले कर लेते हैं कि इसमें हमने पढ़ा क्या था। देखिए, इस पाठ में हमने 3 चरित्रों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला बुढ़िया का कैरेक्टर था, दूसरा उसके बेटे का कैरेक्टर था और तीसरा एक बंदरिया का कैरेक्टर था। अच्छा, ये बता सकते हैं कि बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था? ये बताइए, इस कहानी में बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था और बंदरिया कहाँ रहती थी? बिल्कुल, आप लोग सही गेस लगा रहे हैं। बुढ़िया के पुत्र का नाम कैलाश था और वह जो एक घर में रहता था, जिस घर में आंगन में एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, उसी घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था जिस पर बंदरिया रहती थी। ठीक है, जिस पर बंदरिया रहती थी। ठीक है, देखिए, बुढ़िया के परिवार में सिर्फ उसका बेटा ही था और वह दोनों चैन से रहते थे। ठीक है, अच्छा, कैलाश ने क्या किया था? कैलाश के मन में कहाँ जाने की इच्छा? कैलाश ने अपने मन में क्या विचार बनाया था और कहाँ जाने का विचार बनाया था? बिल्कुल सही, शहर जाकर के कुछ पैसा कमाने की इच्छा जाहिर की थी। किससे की थी? अपनी माँ से की थी। ठीक, अच्छा, तो माँ से किसी न किसी प्रकार से उसने अनुमति ले ली थी। ठीक है, माँ के लाख तर्क वितर्क करने के बावजूद भी उसने अनुमति ले ली थी अपनी माँ से। उसके बाद जो बंदरिया थी वो पेड़ पे रहती थी, पीपल के, उन्हीं के घर में, और माँ का जो है बहुत ही तरीके से माँ को परेशान करती थी, बुढ़िया को परेशान करती थी। वो किस प्रकार से? बुढ़िया अपनी खिचड़ी या जो दाल खिचड़ी या फिर जो भी बनाती थी, खीर बनाती थी, वो चट कर जाती थी, खा जाती थी, और इस प्रकार से बुढ़िया जो है वो बीमार रहने लगी, कमज़ोर हो गई, सेहत से कमज़ोर हो गई। और साथ ही साथ में क्या हुआ, जब उसका लड़का शहर से वापस लौट करके आया तब उसने अपनी माँ की हालत देखी खराब, तो उसमें क्या हुआ? उससे हुआ क्या? उससे उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आया और बंदरिया को सबक सिखाने का उसने विचार बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात, जब बंदरिया को उसने क्या किया फिर उसके बाद उसने कौन सा घटना घटाई, कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से बंदरिया को सबक मिला था? देखिए, वह उसने अपने पूरे घर के आंगन को और लीपा गीली मिट्टी से, और उसके बाद वह जगह केवल खाली छोड़ी जहाँ पे वह और उसकी माँ बैठकर खाना खा सकें। ठीक है, उसके बाद उसने खाना बनवाया, पकाया, बढ़िया से खाने के लिए तैयारी की, और साथ ही साथ में फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जो है उस बंदरिया को दावत दी खाना खाने के लिए। तो बंदरिया आई और उसने उस बंदरिया को किस पे बिठा दिया था? उसने उस बंदरिया को एक दहकती हुई ईंट, गर्मा गर्म ईंट जो कि सोने जैसी चमक रही थी, उस पर बिठा दिया, जिससे उसका शरीर जल गया और उससे बंदरिया को सबक मिल गया। ठीक है, और बंदरिया ने फिर बाद में परेशान करना छोड़ दिया था। यही तो थी कहानी। अच्छा, इस कहानी से हमने कुछ सीखा था, मोरल, कि हम अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी परेशानी का सामना भली भांति से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से निपट सकते हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी जिसका पुनरावलोकन हमने किया। आइए अब हम पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। ठीक है, जो इस पाठ की मुख्य चीज़ है, पहले तो हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, करने से पहले हम पहले एक्सरसाइज करेंगे, मौखिक, लिखित, और फिर तीसरे नंबर पर दिए गए वाक्यों को उनके क्रम में लिखो। ये तो आपको ही करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस हैं। आइए अब हम भाषा की तरफ चलते हैं। हम अपनी व्याकरण, जो हमारी मुख्य रूप से इस भाग 2 में पढ़ाना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, नीचे लिखी परिभाषाएं पढ़ो तथा प्रत्येक 2-2 उदाहरण लिखो। अब देखिए, परिभाषाएं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी, जो कि बहुत ही शुरुआत में आपको पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए, मैं आपसे परिभाषा पूछता हूं और आप उसका उत्तर लिखिए। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है संज्ञा की। ठीक है, ये परिभाषा है संज्ञा की। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा हम किसी वस्तु, ठीक है, या विशेष व्यक्ति, ठीक है, या किसी स्थान का जब बोध कराते हैं तो वह संज्ञा होती है। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, आगरा, ठीक है, मेज, कुर्सी। इस प्रकार से जो है जब भी हम कभी किसी चीज़ की नाम से उसके व्याख्या कराते हैं या उसके व्यक्तिवाचक यानी कि जो भी विशेषताएं हैं उसकी नाम से हम पुकारते हैं, वह संज्ञा कहलाती है। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, राम, श्याम, मोहन, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही उसके उदाहरण लिख देने हैं आपको। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल था आपके लिए। अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति या समूह का बोध कराने वाले नामों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति या समूह का बोध कराने वाले नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, समझ गए? जैसे कि लड़कियां, जैसे कि डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर एक ही तो होता नहीं है, तो डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेडीज, जेंट्स और भी बहुत सारे होते हैं। अध्यापक, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का गुण, दोष तथा भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सारी चीजें हम भाववाचक संज्ञा के अनुरूप लाते हैं, हम उसके अनुरूप लाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा और भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण आप देखिए। अभी आपको देखना है, यहाँ पे दिए गए वाक्यों के निर्देश के अनुसार बदलकर पुनः लिखना है। हमने आपको काल पढ़ाया था। ठीक है, काल के अंतर्गत हमने आपको 3 प्रकार के काल होते हैं, वो हमने बताया था। ठीक है, अभी देखिए, काल के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं और सब कुछ बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, ये बताइए, काल के कितने भेद होते हैं? बताइए, लिखिए, अपनी कॉपी पे लिखिए पहले आप। काल के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सही बात है, काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, फिर भविष्यकाल, फिर वर्तमान काल। ठीक है, ये 3 ही प्रकार के तो काल होते हैं। इनके अंतर्गत और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले हम इसके बारे में ही जो मुख्यतः हमारी यहाँ पर बात हुई है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में स्टडी हमने पहले ही आपको काल के बारे में करा रखी है। आप हमारे वीडियो पार्ट नंबर 14 में जाइएगा, उसके भाग 2 में देखिएगा, आपको ये सब इसके बारे में मिल जाएगा। अभी देखिए, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है, वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसके बारे में बताता है, और सबसे मुख्य जो भविष्य काल होता है वो हमें आने वाले समय में या होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, या आने वाले समय में होने वाले कार्य के बारे में बोध कराता है। ये पता ही है आपको, अच्छे से ज्ञात है आपको। अब देखिए, तुम चाय पी रहे थे, अब ये वर्तमान काल में हमें बनाना है। ठीक है, तो तुम चाय पी रहे थे, तो वर्तमान काल में क्या होगा? तुम चाय पी रहे, अब आप बनाइए इसको। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है, सभी हमने आपको पढ़ा रखे हैं, हम आपको केवल ये एक्सप्लेन कर देते हैं। हम चिड़ियाघर की सैर को जा रहे हैं, भूतकाल में आपको बनाना है, और ये है कौन से काल में? जा रहे हैं। जा रहे हैं का मतलब है वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है ये, और आपको इसे भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में बनाना है। माही टेनिस खेल रही है, माही टेनिस खेल रही है कंटिन्यूअस है कि इसमें जो है प्रेजेंट में है, ये मतलब कि वर्तमान में चल रहा है कार्य, तो इसे आप भविष्य काल में बनाएंगे। तो भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। उसे आपको किस प्रकार से बनाना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या है इसके सिंबल्स? रहा है, रही है, ठीक है, चुका है, चुकी है, ठीक है, ये इस प्रकार से।
महेश साइकिल चला रहा है। अब ये वर्तमान काल का सेंटेंस आपको भविष्य काल में बनाना है। संगीता नाच रही थी, नाच रही थी, था, थी, थे, वर्तमान काल में बनाना है, ये भूतकाल में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अभी देखिए हमने आपको काल का रिवीजन भी एक तरीके से आपका हो जाएगा, और जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप इनके बारे में पीछे भी जा करके अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और आपका इसके माध्यम से हमारे वर्तमान काल, भूतकाल, ठीक है, और भविष्य काल का बोध भी हो जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिए गए शब्दों के साथ उपयुक्त क्रियाएं लिखो। अब क्रिया होती क्या है? कोई भी कार्य हमारे द्वारा किया हुआ वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, गाना, नाचना, खाना, पीना, उठाना, रखना, ये सारी चीज़ें जो हमारे द्वारा की हुई होती हैं वो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अभी आप क्रिया देखिए। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ जाना, मनाना, करना, पहुँचाना, देना, होना, लेना, पढ़ना। ठीक है, अब है जरूरत। उपयुक्त क्रियाएं आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, जरूरत क्या होती है? जरूरत कभी भी पड़ती है। ठीक है, तो जरूरत का होगा पढ़ना। ऐसे ही आपको ये सारी चीजें देखना है। दुख, आदर, बांट, दूर, सलाह, क्रोधित, हानि, ये इनके साथ में उचित क्रियाएं आपको लिखनी है। हानि का आपको क्या होगा? हानि पहुंचाना, पहुंचाते हैं हम किसी को, कोई चीज हम किसी को देते हैं तो उसको कहते हैं क्या? सलाह देना, है ना। इसी प्रकार से हम आ जाते हैं नीचे। ये एक्सरसाइज आप करिए अपने आप। निम्नलिखित शुद्ध पुल्लिंग होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। हमने आपको इसी पाठ में पाठ 14 में पढ़ाया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, इनका बोध कराया था, इनका आपको नॉलेज दिया था कि किस प्रकार से इसको हम छांटते हैं, बीनते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं महीने और दिनों के नाम। ठीक है, शब्द पुल्लिंग होते हैं। जनवरी, चैत्र, मंगलवार आदि, ये सब जो हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से पर्वत और सागरों के नाम, देश और राज्यों के नाम, कुछ वृक्षों के नाम, कुछ धातुओं के नाम, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि कुछ धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा आदि, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें हम कुछ वृक्षों के नाम, कुछ वृक्षों के नाम जैसे आम, पीपल, बरगद। आम का पेड़ खड़ा है, ठीक है, पीपल के पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, बरगद, ये प्रकार के जो वृक्ष हैं, कुछ वृक्षों के नाम जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, होते हैं। जैसे नदियों एवं तिथियों के नाम, जो तिथि होती हैं और जो नदी होती हैं उनके नामों को हम स्त्रीलिंग की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, भाषा और लिपियों के नाम जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी। कहते हैं कि भाषा पढ़ी जाती है, ठीक है, पढ़ा जाता नहीं है, पढ़ी जाती है। तो ठीक है, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारा नहीं है, हमारी है। ठीक है, संस्कृत हमारी हिंदी की जनक है। तो इस प्रकार से हम जो है कहते हैं। फिर बोलियों के नाम जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, ये सभी जो है स्त्रीलिंग कैटेगरी में आती हैं। कुछ शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, जैसे आँख, नाक, कान, कमर, जीभ आदि। ठीक है, ये सब जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द, सदैव ही स्त्रीलिंग रहने वाले जैसे मच्छर, मक्खी, तितली, कोयल, लड़की, है, ये सब सदैव ही रहेंगे, हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, कभी भी पुल्लिंग नहीं हो सकते ये। ठीक है, अभी हमने इसमें पाठ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका रिवीजन करते हुए एक्सरसाइजेस के माध्यम से हमने पढ़ा और जाना। ये कॉमन सी चीज़ें थी जो हमने आपको पहले ही पाठ में पढ़ा रखा था, और साथ ही साथ में आपको इसका ज्ञान भी, एक्सरसाइजेस भी करा रखी थी। अभी देखिए एक काम है आपका इसी से संबंधित, जो कि आपको आपके इसके लिए करना है। इस एक्सरसाइज में आपको काल के बारे में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्रिया और कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया है। जैसे कि डेफिनेशन आई, संज्ञा की परिभाषा थी, इसमें भाववाचक संज्ञा की परिभाषा थी, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा थी। इनकी सभी की परिभाषाओं के साथ में आपको उदाहरण सहित आपको उत्तर पुस्तिका में आपके डेफिनेशंस के साथ में लिखना है। साथ ही साथ में क्रिया क्या होती है, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, ये हमने बताया है। आपको फिर से आपको अपनी कॉपी पे लिखना है।
साथ ही में काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, असाइनमेंट के रूप में आपको करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, भाग समझ में आया होगा, और मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।